अस्सलाम वालेकुम बेटा, सेकंड ईयर वालों, क्या हाल है आपके। अगेन इंशाल्लाह केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं हम। तो उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और चैप्टर 1 आपका केमिस्ट्री का पूरा हो चुका है। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वो चैप्टर समझ आ गया होगा और उसमें जो चीज़ें हैं जिन पे मैंने एम्फसाइज़ किया है, जो चीज़ें हमने रिवाइज़ की हैं या जो चीज़ें नई हैं, उम्मीद है कि आपने वो याद कर ली होंगी। बेटा आपको पता है कि फ़र्स्ट ईयर का जो अपना ये जो आपका फ़र्स्ट चैप्टर है, यही बातें, यही चीज़ें, यही कुछ आगे रिपीट होते चले जाना है। तो इसलिए आप पहले चैप्टर को थॉरली मुकम्मल तौर पे उसको अपने कंसेप्ट के लिहाज से इसको क्लियर करें। किसी किस्म का उसमें शक व शुबा बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आप एक कॉल कर सकते हैं, अपने इंचार्ज को रब्ता करें और द थिंग्स विल बी क्लैरिफाइड इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा बेटा फर्स्ट चैप्टर के बाद अब हमने चैप्टर स्टार्ट करना है आपका सेकंड। अब एक्चुअली होना क्या है, होना ये है कि जो पहले चैप्टर में आपको पीरियोडिक टेबल बताया गया है, अब उस टेबल के जितने ग्रुप्स थे, जितनी फैमिलीज़ थी, जो ब्लॉक्स थे, हम उनको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे हर चैप्टर में। सबसे पहले आपको याद होगा मोस्ट लेफ़्ट पे एस ब्लॉक था, उसके बाद दरमियान में डी ब्लॉक था, नीचे एफ ब्लॉक था, राइट पे पी ब्लॉक था। याद है ना। अब ये इमेज आपके जहन में रहना चाहिए। अब मैं दोबारा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आपके इमेज जहन में मौजूद रहना चाहिए कि जब मैं एस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स के कौन से एलिमेंट्स की बात हो रही है और वो एलिमेंट्स कहाँ हैं, एस ब्लॉक कहाँ है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पीरियोडिक टेबल की डायरेक्शन के लिहाज से बताई गई हुई हैं। लेफ़्ट टू राइट डिस्कस करते हैं हम चीज़ों को, टॉप टू बॉटम डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये इमेज होना चाहिए ज़हन में अब कि एस ब्लॉक कहाँ है, पी ब्लॉक कहाँ है, डी ब्लॉक कहाँ है, एफ ब्लॉक कहाँ है। हर बार वो उसकी जो डायग्राम है वो पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी बेटा, एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स थे, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दो ग्रुप्स थे इसके अंदर, ऐसे ही। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कली मेटल्स को, उसके साथ फिर हम डिस्कस करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, और उसके बाद इस चैप्टर में ये होगा। उसके बाद फिर थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, सिक्स्थ, सेवन, इस तरह हम आपको लेके चलेंगे आखिर तक, 8वें ग्रुप तक, नोबल गैसेस तक। उसके बाद फिर एक चैप्टर में आके डी ग्रुप का जो है डी ब्लॉक वो डिस्कस हो जाएगा और आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ मुकम्मल होती है। आए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आप आपके एस ब्लॉक एलिमेंट से पेज नंबर 29 है, बुक आज ओपन कर लें ज़रा आप, टेक्स्ट बुक। सबसे पहली बात मैंने जो आपको बताया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या है, हम किन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, या एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट रखे गए हैं। वो एलिमेंट्स जिनमें एस ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, एस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक हो रहा है, उनको रखा जाता है एस ब्लॉक में। ठीक हो गया। पी ऑर्बिटल जिनमें हो रहा होगा, इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा, उसमें पी में रखा जाएगा। जिसमें डी ब्लॉक जो है, डी ऑर्बिटल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा, वो डी में जाएगा। एस ब्लॉक में बेसिकली दो ग्रुप्स थे, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेटा ये चैप्टर आपका पिछले साल तक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो एक क्वेश्चन की पेयरिंग थी वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की थी पिछले साल तक। इस साल जो एग्ज़ाम नहीं हो सके, इस बार इन्होंने पेयरिंग चेंज की थी और वो चैप्टर 1 और चैप्टर 4 का अनाउंस हुआ था कि उसमें से होगा। चैप्टर 2 में से शॉर्ट क्वेश्चन था इस बार, लेकिन इस दफ़ा एग्ज़ाम नहीं हुए। बहरहाल अगली पेयरिंग जब होगी, जो भी सिनेरियो होगा वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आपने इस चैप्टर को फ़िलहाल लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ही अटैम्प्ट करना है, इसको मुकम्मल तौर पे ही तैयार करें।
आपने इसको मुकम्मल तौर पे तैयार करना है एज लॉन्ग क्वेश्चन ही। अगर लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर शॉर्ट ही रहता है तो ऑब्वियसली आपने तैयारी तो लॉन्ग की हुई है, तो आपका सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। अच्छा जी, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये दो बातें, ये दो ग्रुप्स इसके अंदर डिस्कस होंगे। अब आपको अगर याद हो तो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे आप लिखते हैं हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन को चैप्टर 1 के लास्ट में हमने बड़ा तफसील से डिस्कस किया था कि इसकी पोजीशन के बारे में थिंग्स बहुत ज़्यादा कोई क्लैरिफाइड नहीं, इसको उसकी रिजेंबलेंस की वजह से 1 के साथ रखा हुआ है, लेकिन इसको हम अल्कली मेटल्स के साथ पढ़ते और अल्कली मेटल्स के साथ डिस्कस नहीं करते, क्योंकि एक तो ये मेटल नहीं है और दूसरा उसकी पोजीशन के बारे में वैसे ही कन्फ्यूजन, तो इसलिए हम हाइड्रोजन को इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद कौन सा है नीचे उसके लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और अल्काइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक हो गया, रेडियम। अच्छा जी, अब बेटा आ जाए अल्कली मेटल्स पे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। मैंने आपको ये दोनों ग्रुप्स भी याद करने के लिए दिए हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये भी याद आपने कर लिए होंगे साथ। सबसे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा करता है, वो कहता है कि इसको अल्कली मेटल्स को, इसका जो नाम है ये कहाँ से आया है? बेसिकली अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? अल्कली मेटल्स को why alkali metals are named alkali metals? शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है। एक्चुअली अरब लैंग्वेज में इसको, इसका मतलब बनता है एशेस। एशेस, ऐश मतलब राख, तो इसको, इस वर्ड को, अल्कली वर्ड को अरब से लिया गया बेसिकली। आपको पता है कि प्लांट्स में जो एक अहम कंस्टिट्यूएंट होता है वो सोडियम, पोटाशियम वगैरह है। तो जब उन्होंने प्लांट्स की ऐश बनाई, यानी उसको जला के उसको राख बनाया, तो उसका एनालिसिस किया तो पता चला कि उसमें सोडियम और पोटाशियम मौजूद है। तो सोडियम और पोटाशियम चूँकि मौजूद थे तो वो चूँकि इस ग्रुप में रखे गए हैं तो उनको उठा के अल्कली मेटल्स का नाम दे दिया गया। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है जो कि पेज नंबर आपके 20 के ऊपर ये पहला जो पैराग्राफ है इसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद अब आगे आ जाए, अब जनरल बातें ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ पे नज़र डालते हैं जो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले डिस्कस भी की हुई हैं सारी। अगर मैं पहले अल्कली मेटल्स की बात करूं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ करती है वो हुआ करती है NS1। NS1 का मतलब क्या हुआ कि N का मतलब एनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनी शेल नंबर, कोई भी शेल नंबर, अभी देख लेते हैं उसको। और S1 का क्या मतलब हुआ, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, लास्ट लेक्चर में हमारा आई थिंक बात हुई थी इसके बारे में, कि S का मतलब है कि ये S ब्लॉक का एलिमेंट है, और 1 का मतलब है कि S ब्लॉक का पहला ग्रुप। अब S ब्लॉक के पहले ग्रुप में आपको ये बात पता है कि ग्रुप नंबर 1 के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 1। तो इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो जनरल NS1 होगी। अगर मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी सोडियम है, सोडियम की अगर बात की जाए तो इसकी कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 11, ये बनेगा 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए? 10, और उसके बाद आ जाएगा 3s1। ये चीज़ लास्ट वाली, ये चीज़ सेम बन गई। ये तो पीछे होगी उसकी नोबल गैस की कन्फिग्रेशन। 3s1 का मतलब हुआ कि तीसरा ऑर्बिट, तीसरा शेल, तीसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद कर लें ज़रा, आपका चैप्टर नंबर 1, इसका बुक नंबर 1 का चैप्टर 5, उसके लास्ट में आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद 3s1, S का मतलब S ब्लॉक और 1 का मतलब कि इसका
एस ब्लॉक का पहला ग्रुप। तो पहले ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। अब इसको ज़रा थोड़ी सी केमिस्ट्री निकालें, अगर इसके बारे में सोचा जाए तो हमें इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन और चीज़ें पता चलती हैं। मतलब अब S1 है, 1 का मतलब है कि या तो ये अपना डुप्लेट पूरा करेगा या ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। इस 1 का क्या मतलब है? देखिए ना, आपने ये जो आपको पता है कि एटम्स स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं टू कंप्लीट द ऑक्टेट और द डुप्लेट। अच्छा, ऑक्टेट और डुप्लेट में भी ये बात आपको पता होगी, और अगर नहीं पता चलें रिवाइज कर देते हैं एक बार, कि ऑक्टेट और डुप्लेट में से एटम के लिए ज़्यादा फेवरेबल, ज़्यादा खुशी की बात यह है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करे। अगर एटम के पास अपना ऑक्टेट पूरा करने का ऑप्शन मौजूद होगा ना, तो वो डुप्लेट पे प्रायोरिटी देगा ऑक्टेट को, यानी कि एटम विल गो टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। ठीक हो गया? अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि या तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और अपना डुप्लेट पूरा करे, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे। नेगेटिव मैंने लगा दिया कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। जब ये इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है तो पीछे क्या बचता है? 6 और 2 8। तो इसका जो वैलेंस शेल बनता है उसमें क्या हो जाता है? उसका ऑक्टेट फिर पूरा हो जाता है। तो इसलिए दो सिनेरियोज में से कि या तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो मैंने पहले बात ये एक्सप्लेन की है कि द मोर फेवरेबल कंडीशन, द मोर हैप्पी मोमेंट फॉर द एटम इज के इट गोज टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा पसंद फरमाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका ऑक्टेट पीछे की तरफ से मुकम्मल हो जाता है। इसलिए अब यहाँ पे बड़ी एक अहम बात है, इसलिए अल्कली मेटल्स इंतहाई रिएक्टिव हैं। अल्कली मेटल्स इंतहाई रिएक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि फौरन एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई ज़्यादा रोले वाली बात है नहीं। ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और अपना ऑक्टेट पूरा करती हैं। इनको मौका मिलना चाहिए, इनको पॉइंट मिलना चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने का। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी और ये टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट जाएंगी, इसीलिए ये इंतहाई रिएक्टिव भी है। अल्कली मेटल्स इंतहाई रिएक्टिव है। अच्छा जी, अब जनरल प्रॉपर्टीज़ पे आए ज़रा, जो आपने पहले चैप्टर में डिस्कस की हैं। आपको याद है, आपने वहाँ पे ये बात पढ़ी थी कि जी टॉप टू बॉटम आप आ रहे होते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है, एक्चुअली लेफ़्ट टू राइट हो रहा होता है। तो जब लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रहा है तो अगले में, और ऑब्वियसली जब आप अगली पीरियड में आते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ा हुआ है। वहाँ से ऊपर से नीचे जब आप ग्रुप में भी देखेंगे तो ऑब्वियसली ऊपर एटॉमिक नंबर 1 है, फिर 3 है, फिर 11 है। इस तरह एटॉमिक नंबर भी टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है। अच्छा, अगली चीज़ देखें ज़रा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये डिस्कस हो चुकी है कि सिर्फ ये चेंज होता जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे जब मैं हाइड्रोजन की बात करूँगा तो यहाँ पे 1s1 हो जाएगा। जब मैं लिथियम की बात करूँगा यहाँ पे 2s1 हो जाएगा। मैंने सोडियम की एग्जांपल दी है, यहाँ पे 3s1 हो जाएगा। इसी तरह आगे 4 5 चलता रहेगा। अच्छा, अगली चीज़ें देखें ज़रा, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आपको क्या पढ़ाया था पहले चैप्टर में कि आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही होगी। क्यों डिक्रीज़ हो रही होगी? ज़रा जहन में रिकॉल करें, ज़रा उसके फैक्टर और उसकी रीज़न रिकॉल करें ज़रा। वो क्या थी? वो थे कि जी चूँकि टॉप टू बॉटम उसका एटम का साइज़ बढ़ रहा है। एटम का साइज़ क्यों बढ़ रहा है? कि उसमें नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जब उसमें नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं और उसका साइज़ बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो जितना वो डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, जितने दरमियान में शेल्स फॉल करते जाएंगे, मज़ीद से मज़ीद 2 3 4 जितने फॉल करते जाएंगे, तो उसकी वजह से एक चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट थी जो बढ़नी थी, शील्डिंग इफेक्ट। उसका शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता चला जाता। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी वाज डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो कम हो रही थी। क्योंकि जो एनर्जी जो इसका है न्यूक्लियस है उसका होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक वो कम होता जा रहा था। दरमियान में शेल फॉल कर रहे थे, साइज़ बढ़ रहा था, डिस्टेंस बढ़ रहा था, उसकी वजह से होल्ड कम हो रहा था। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आउटर मोस्ट शेल से इट वाज बिकमिंग ईजी। सो
वी सेड एट दैट टाइम कि जी उसका जो टॉप टू बॉटम है आयनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज हो रही होती। तो ये देख लें ज़रा एक नज़र, ये देखें ज़रा, वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, सिर्फ मैं आपको ट्रेंड दिखा रहा हूँ कि जो बातें आपको पढ़ाई थी वो सच हैं, वो लिखी हुई हैं यहाँ पे। ये देखें ज़रा 21 पेज पे जो टेबल बना हुआ है आपका पहला, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखें 520, 496, 419, 403, 376। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग था। आप वैल्यूज़ देख सकते हैं, सारी वैल्यूज़ उसी तरह फॉल कर रही हैं। एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा था, बाकी सारी चीज़ें वही। अच्छा, ये तो होगी इसके बारे में जनरल डिस्कशन। अब हम जनरल डिस्कशन करते हैं ज़रा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। अल्कलाइन अर्थ मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है, उसके बारे में ये डिस्कशन जनरल करते हैं, उसके बाद जाते हैं फिर फर्दर। अच्छा जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल नाम से जाहिर है, जैसे कि अल्कली मेटल को अल्कली मेटल इसलिए कहा जा रहा है कि क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये वाटर के साथ मिलके क्या बना रहे थे, बेसिस बना रहे थे। अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, सोडियम के ऑक्साइड वाटर के साथ मिल रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, लिथियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन का मतलब नाम से जाहिर है स्लाइटली अल्कली। अल्कली मेटल्स जो स्ट्रॉन्ग बेसिस थी, अल्कलाइन स्लाइटली अल्कली यानी कि स्लाइटली बेसिक। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं, बेसिक हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन कहा जा रहा है। और अर्थ मेटल इसको इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो इनमें से जो एलिमेंट्स हैं मोस्टली जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये अर्थ क्रस्ट में वाफिर मकदार में पाए जाते हैं, अबंडेंटली पाए जाते हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। एलिमेंट्स मैंने डिस्कस पहले कर दिए हैं, कौन कौन से होंगे इसमें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक हो गया जी। अब आए ज़रा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2। NS2 का क्या मतलब हुआ कि N तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक, जो भी उसका शेल नंबर है। S नंबर, S का मतलब उसका ब्लॉक, और 2 का मतलब ग्रुप नंबर 2। ठीक हो गया बेटा। NS2 का मतलब कि S ब्लॉक का सेकंड ग्रुप। जब S ब्लॉक के सेकंड ग्रुप की बात करें, मिसाल के तौर पर मैं बेरिलियम की बात ही कर लेता हूँ, तो बेरिलियम का होता है हाइड्रोजन, और इधर 4 आ जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक हो गया। जब इसकी कन्फिग्रेशन बनाई जाती है तो 1s2 2s2, ये इसका वैलेंस शेल, ये इसका वैलेंस शेल, और ये वही बात, ये 4 नहीं है, ये N लिखा हुआ। ओके, जब ये N लिखा है तो इसका मतलब कि ये 2 हो गया ये वाला, S हो गया ये, और 2 हो गया इसका ग्रुप नंबर। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। अब यहाँ पे वही दोबारा से बात आती है जो मैंने अल्कली मेटल्स के केस में डिस्कस की थी। देखा जाए तो इसका तो डुप्लेट कंप्लीट है, इसका तो डुप्लेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एटम्स के लिए मोर फेवरेबल कंडीशन, मोर स्टेबिलिटी क्या है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करें। वो क्या पूरा करें, वो अपना ऑक्टेट पूरा करें। तो वो क्या करते हैं, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और अपना जो पिछला वाला, अपना जो पिछली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जैसे कि इसके केस में वो हीलियम की तरफ जाएगा, तो उसको मुकम्मल करते हैं। तो इसलिए इनकी मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करती है +2। ये क्या करते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और बेरिलियम किस फॉर्म में आ जाता है, 2 पॉजिटिव। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आए ज़रा पेज नंबर 21 पे ही इसका टेबल देखें। एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग टॉप टू बॉटम, ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है तो टॉप टू बॉटम भी अगला आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस हो गई है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखें, सारा ट्रेंड वही रहेंगे, टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग, रेडियस, एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग, ये सारी बातें वही। एक नज़र देख लीजिएगा बस इनको। नेक्स्ट टाइम बेटा आप पेज नंबर 22 पे आए ज़रा। आप पेज नंबर 22 पे इसने बताई हुई है दोनों की अक्रेंस कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, अर्थ क्रस्ट में किस हवाले से पाई जाती हैं, इनकी रेशोज़ क्या हैं। बेटा ये क्वेश्चन एक्चुअली या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है या MCQs में पूछ सकता है।
इसको आपने एक बार रीड आउट कर लेना है कि इसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ मौजूद है, वो इंशाल्लाह ताला उसमें क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है कि अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव है और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये फ्री स्टेट में नहीं पाई जाएंगी, ये किसी न किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में होंगी, किसी न किसी के साथ जुड़ी हुई होंगी। अच्छा, अब इसके बाद जो अहम बात है ना मज़ीद, वो ये है, आपको इसके सामने दो ब्लॉक बने नज़र आ रहे हैं, दो ब्लू बॉक्स बने हुए जिसमें कॉमन मिनरल्स ऑफ अल्कली मेटल्स और कॉमन मिनरल्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लिखी हुई है। बेटा ये जो है ना, आपने इनको याद करना है, इनको आपने याद करना है और आपने इनको याद करना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ये आपके एंट्री टेस्ट में पूछ सकता है। इसलिए इसको याद करें ज़रा अच्छे तरीके से। वक्त आपके पास अभी है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ओब्वियसली जब आप करेंगे, इसको लिखेंगे बार बार, तो फिर आसान हो जाएगा, फिर याद होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं क्या करता हूँ, एक बार आपके सामने इनके नाम पढ़ देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म का प्रोनाउंसिएशन में मसला ना हो, और बाकी फार्मूलाज और नाम आपने याद रखने हैं। अच्छा, एक बात ये, और दूसरी बात आपने इसको इस तरह से करना है। अब जैसे पहले टेबल में देखें ज़रा, पेज नंबर 22 पे टेक्स्ट बुक के पहले टेबल में देखें ज़रा, जहाँ पे इसने लिखा हुआ है लिथियम, तो उसने आगे बताई हुई है इसकी जो मिनरल है, इसकी जो ओर है वो स्पोडियोमीन है। आपने इसको दोनों तरह से याद करना है। आपने स्पोडियोमीन का फार्मूला भी याद करना है और आपने ये भी याद करना है कि स्पोडियोमीन और किसकी है, क्योंकि सम टाइम ये एमसीक्यूज में बात यूँ पूछ लेता है कि जी ये बताएं कि स्पोडियोमीन किसकी ओर है, जी लिथियम की ओर है, कैल्शियम की ओर है, मैग्नीशियम की ओर है, रुबिडियम की ओर है, कोई भी नाम ऐसे दे दे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किसकी ओर है और ये भी पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है। दोनों चीज़ों के लिहाज से याद करना। अच्छा जी, सोडियम की देखें ज़रा, रॉक साल्ट, कॉमन साल्ट जो होता है हमारा, चिली साल्ट पीटर, उसके बाद नेट्रॉन, ट्रोना, बोरेक्स, ये सोडियम की हो गई हैं। पोटाशियम की कार्नलाइट, सिल्वाइट और एलोनाइट, बड़े कॉमन है ये। एलोनाइट होगी, कार्नलाइट होगी, बोरेक्स होगी, नेट्रॉन होगी, चिली साल्ट पीटर, ये सारी बोर्ड में आई हुई हैं, सारी पूछी हुई हैं इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें कॉमन मिनरल्स। आप अल्कलाइन अर्थ मेटल पे आ जाएं। सबसे पहले बेरिलियम की, बेराइल है, क्राइसोबेराइल है। उसके बाद मैग्नीशियम की है, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नालाइट, इप्सम सॉल्ट, सोपस्टोन, टैल्क। इसको दोनों नाम के साथ याद करना है। टैल्क जनरल पाउडर जो होता है आपका, टैल्कम पाउडर जो आप इस्तेमाल करते हैं घरों में, तो ये वो है, और टैल्क के नाम से भी पूछ लेते हैं। अच्छा, एस्बेस्टॉस, उसके बाद कैल्शियम की, कैल्साइट और लाइमस्टोन, दोनों नाम याद रखने हैं, दोनों नामों से पूछ लेता है। जिप्सम बड़ा कॉमन है ये, फ्लोराइट और फॉस्फोराइट। उसके बाद स्ट्रॉन्शियम की स्ट्रॉन्शियनाइट, और बेरियम की है एक ही, वो है बेराइट। ठीक हो गया बेटा। इसको मैंने आपके सामने एक दफ़ा रीड कर दिया ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में इसमें मसला ना हो। इसको अब आपने बाय नेम और विद फार्मूलाज इसको याद करना है। जब आप तशरीफ़ लाएं बाद में कॉलेज, तो आपको याद होनी चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपने याद करनी हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि आप मैक्सिमम स्कोर की तरफ जाएंगे, 85 स्कोर की तरफ जाएंगे, तो इसलिए आपको कहीं पे भी एक नंबर भी मिस नहीं करना इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आपकी मदद करें। अच्छा जी, अब बेटा नेक्स्ट आए, और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, और वो है पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, पेज नंबर 23 के ऊपर। है क्या ये, और इसका मकसद क्या है, या क्यों हमने ये पढ़ना है, इसको देखते हैं ज़रा। एक्चुअली पेक्यूलियर का जो वर्ड यूज़ होता है ना, वो यूज़ होता है डिफरेंट के लिए, अलग, ऑकवर्ड, ये सारे इसके मायने में। यानी कि मिसाल के तौर पे एक ग्रुप, आपको पता है कि एलिमेंट्स को एक ग्रुप में क्यों रखा गया है, बिकॉज ऑफ देयर सेम प्रॉपर्टीज। लेट मी टेक यू बैक टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बाय द न्यूलैंड्स। फिर एक उसे इसी बात ऑक्टेव्स ने, उसने न्यूलैंड ने तो इस पर ज़रा तफसील से बात की थी। बात तो डोब्राइनर से शुरू हो चुकी थी, बात तो अलराजी से शुरू हो चुकी थी,
उन्होंने ही एलिमेंट्स को विद द रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो वेरी क्लियरली आपको पता है कि न्यूलैंड्स ने उनको इकट्ठा इसीलिए किया था, उसने बात ही ये की थी कि जो 7वें के बाद 8वां एलिमेंट है, इट हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज़ एज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक हो गया जी। अब जब मैं ये बात करता हूँ कि एक ग्रुप है जिसमें लेट्स से मैं अल्कली मेटल्स की ही बात करता हूँ, मैं कहता हूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो आई एक्सपेक्ट कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। आपको यही बताया गया ना कि ग्रुप में जिन चीज़ों को, जिन एलिमेंट्स को रखा गया है, दीज आर ऑफ सेम प्रॉपर्टीज, दे कैरी सेम प्रॉपर्टीज। तो वी एक्सपेक्ट कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम विल बी कैरिंग द सेम प्रॉपर्टीज। लेकिन मामला क्या होता है जब हम एक्चुअली स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि लिथियम अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसकी वखरी साइंस है। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे रिएक्शंस में एक एलिमेंट, मिसाल के तौर पे सोडियम, कोई और रिएक्शन कर रहा है और लिथियम अपना अलग ही उसकी साइंस बनाई है, वो अलग ही रास्ते पे चल रहा है। एक एलिमेंट सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कंपाउंड बना रहा है, लेकिन लिथियम उसके साथ रिएक्शन कर ही नहीं रहा। वखरी साइंस है, इसी ग्रुप का एलिमेंट है, लेकिन इट इज कैरिंग अ बिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसलिए इसको फिर अलग से पढ़ना हमारी मजबूरी है। इस रवैये को, ऑकवर्ड रवैया जो इसका है, डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप, अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स से मुख्तलिफ रवैया, इसको फिर हम रीड करते हैं, स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ पेक्युलर बिहेवियर। पेक्युलर बिहेवियर का क्या मतलब कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक बात आती है, वो ये कि दिस थिंग इज नॉट स्टिक टू द लिथियम ओनली। जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई साहब, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट रवैया रख रहा है, इसलिए फिर हम हर ग्रुप के ही पहले एलिमेंट को स्टडी करते हैं। आपको ये चीज़, ये टॉपिक हर चैप्टर के शुरू में मिलेगा और आपको इसमें पढ़ाया जाएगा कि लिथियम इज़ डिफरेंट ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। एंड जब मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ूंगा तो फिर पता चलेगा कि बेरिलियम भी डिफरेंट है। जब मैं आगे जाता हूँ उसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर, उसके ऊपर फ्लोरीन के ऊपर, तो पता चलता है कि वो भी डिफरेंट है। इसलिए पेक्युलर बिहेवियर हम सबके साथ पढ़ेंगे। बेटा स्टार्ट करते हैं इसको, पेक्युलर बिहेवियर को, और इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये है, और ये रीज़न मोस्टली कॉमन हुआ करेगी, ये रीज़न मोस्टली सब एलिमेंट्स में विद द लिटिल चेंज, करीब करीब सब एलिमेंट जो हम एज द पेक्युलर बिहेवियर डिस्कस करेंगे तो उनमें करीब करीब कॉमन हुआ करेंगे। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ क्या है, स्मॉल है। बाकी आपको पता है कि ग्रुप में एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा था, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा होता है। ग्रुप में एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। इट मीन्स कि सबसे ऊपर वाले एलिमेंट का साइज सबसे छोटा होगा और सबसे नीचे वाले एलिमेंट का साइज सबसे बड़ा होगा, ऐसे ही। तो इसका मतलब हुआ कि जो छोटे साइज के एलिमेंट्स हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ रवैया रख जाते हैं, एक रीज़न। फिर दूसरी रीज़न ये कि इट हैज़ हाई चार्ज डेंसिटी। छोटे साइज के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मौजूद होना, तो उसकी वजह से एक ही जगह पे उस एटम के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से इसका रवैया डिफरेंट हो जाता है। क्लियर होगी जी बात। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अलग से ज़हन में रख लेना। और अगर ये पूरी बात, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो लिथियम का पेक्युलर बिहेवियर है, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ बोर्ड में, और इसके पॉइंट्स हैं कोई 15 के करीब, लेकिन आपको 15 पॉइंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसमें से कम 8 से 10 पॉइंट अपने ज़हन में रखने हैं ताकि लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसको आप कंटिन्यू कर सकें।
रीज़न मैंने आपको बता दी है, और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब आए ज़रा। अच्छा, मैं क्या करूँगा, मैं ना आपको बाय पॉइंट्स लेके चलने लगूँ। आप पेज नंबर 23 पे आ जाएं, मैं एक एक पॉइंट आपको रीड कर दूंगा और क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कंसेप्चुअली याद रहे। रट्टा ऐसे मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इसमें आगे पॉइंट नंबर 10 से ऑनवर्ड कुछ इक्वेशंस हैं, वो वाले पॉइंट्स आपने ज़रूर करने हैं। बाकियों में से आप अपनी मर्ज़ी के कर सकते हैं। 8 से 10 पॉइंट आपने याद रखने हैं इसके। सबसे पहली बात कहता है कि जी इसका पेकुलर बिहेवियर है कि ये पेकुलर मतलब डिफरेंट बिहेवियर क्या है कि लिथियम इज मच हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स, अदर अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के ही दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनसे ये डिफरेंट है। किस हवाले से कि ये लाइटर है, वेट में कम है और हार्डर है। अच्छा जी, जब ये लिथियम सॉल्ट ऑफ एनाइंस विद द हाई चार्ज डेंसिटी, जब ये हाई चार्ज डेंसिटी वाले किसी एनाइन के साथ जुड़े हुए हैं तो दीज आर लेस सॉल्युबल, जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम फ्लोराइड वगैरह, दीज आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। थर्ड पॉइंट देखें, स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, लेकिन बाकी अल्कली मेटल स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म नहीं कर पाते। कम्प्लेक्स का वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, आप इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। कम्प्लेक्स बेसिकली ऐसे चीज़ को कहते हैं, यूजुअली तो हम ये पढ़ते हैं ना कि जी मिसाल के तौर पे ये NaCl है, एक सोडियम है, एक क्लोराइड है, एक कंपाउंड बन गया NaCl। तो कम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन होती है जिसको कम्प्लेक्स बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि दो से ज़्यादा बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में एक फॉर्मेशन के सूरत में पूरा मौजूद हैं, जिसको फिर एक कम्प्लेक्स की सूरत में उसको रीड किया जाता है। उसको कम्प्लेक्स आयन, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इस तरह से कहते हैं, तो उनके लिए कम्प्लेक्स का वर्ड यूज़ करते हैं। तो लिथियम ये बना लेता है, लेकिन बाकी जो है नहीं बनाते। एग्जाम्पल इसकी ये इसने लास्ट में लिखी हुई है, लिथियम का 4 अमोनिया के साथ कंपाउंड, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से करके बन जाया करता है अमोनिया। ये भी मैं फ़िलहाल सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ, वरना आप ये जो चैप्टर नेक्स्ट पढ़ेंगे जाके 4th वाला 6th वाला, तो उसमें तफसील से डिस्कस हो जाएगा। ये देखें, इसको कम्प्लेक्स कहते हैं। कम्प्लेक्स की शेप इस तरह की हुआ करती है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे फिलहाल याद रख लें यहाँ पे। उसके बाद बेटा कहता है कि लिथियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन इसका बहुत स्लो होता है। आपको अलमशहूर सोडियम का पता है कि सोडियम वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्शन करता है, धमाका होता है बाकायदा अगर सोडियम को वाटर के साथ मिक्स किया जाए तो। लेकिन और ये रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम बढ़ती जाती है। सोडियम तो 3rd नंबर पे है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। आप जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं ये रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, रिएक्शन हाईली रिएक्टिव। इवन सीजियम जो है वो -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है, इतना वायलेंटली रिएक्शन करते हैं। लेकिन लिथियम इसी ग्रुप का एलिमेंट है लेकिन ठंडा है, उसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। सो पेकुलर बिहेवियर उसका। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखें जरा। व्हेन बर्न्ड इन द एयर लिथियम आयंस फॉर्म। लिथियम उसके साथ जब एयर में बर्न किया जाता है तो ये सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की हुआ करती है -2, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो पर ऑक्साइड भी बनाते हैं, वो सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। ये आगे बात डिस्कस भी हो जाएगी। अच्छा जी, लिथियम हाइड्राइड वो स्टेबल है बाकी सारे अल्कली मेटल के हाइड्राइड की निस्बत। उसके बाद लिथियम कंपाउंड्स आर मोर कोवलेंट, दैट इज़ वाई इट इज़ हेलाइड। इसके जो हेलाइड हैं ये ज़्यादा सॉल्युबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ। उसके बाद लिथियम इज़ लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ द अल्कली मेटल्स। रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे कम है। अच्छा जी, अब देखें पॉइंट नंबर 10 पे आए जरा। जब इसका एसिटाइलिन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है ना तो लिथियम रिएक्शन नहीं करता, लेकिन इस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट हैं वो रिएक्शन करते हैं। जैसा कि इसने इक्वेशन भी दी हुई है कि सोडियम एसिटाइलिन के साथ मिलके सोडियम एसिटाइलाइड बना देता है। ये क्या बना देता है इसके साथ मिलके? सोडियम एसिटाइलाइड। लेकिन लिथियम ये रिएक्शन शो नहीं करता, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलते। ठीक है बेटा, यहां तक हो गए आपके 10 पॉइंट।
इसको यहाँ तक रखें। इंशाल्लाह ताला बाकी नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको साथ में मुकम्मल करके आगे फिर पेकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम और उसके रिएक्शंस की तरफ आते हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें यहाँ तक पॉइंट्स को, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस हो रही है। ओके बेटा, गुड लक, थैंक यू।